Hello everyone and welcome to my channel and today we will discuss about food जो कि हमारा लेसन फर्स्ट है क्लास 6 के साइंस का एनसीईआरटी का। तो अभी हम इसको हिंदी मीडियम के पैटर्न पे कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जैसा आपका फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको इन सारे लेसन का इंग्लिश में कन्वर्जन यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इसका वीडियो बना देंगे। तो देखिए भोजन के घटक है हमारा पहला लेसन। अगर एनसीईआरटी के बेस पे देखें तो सबसे पहला लेसन जो है हमारा वो भोजन के घटक है। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोगों ने इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा फूड के बारे में, फूड पिरामिड भी पढ़ा होगा और फूड में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वही उसी से रिलेटेड ये लेसन लगभग लगभग है। अगर आपने फिफ्थ में अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो फिर सिक्स में कुछ नई चीज़ें, बस थोड़ी सी बहुत नई चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है। तो हम लोग इस लेसन को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पिछली कक्षाओं में आपने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हम खाने में क्या खाते हैं, दिन में क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं और इस तरीके से कभी-कभी क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो कम मात्रा में होती हैं, क्या-क्या चीज़ें अधिक मात्रा में हम सेवन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। जो मेन आपका पहला टॉपिक शुरू होता है वो है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से क्या होता है कि अलग-अलग, जैसे मान लीजिए रोटी का अलग है और सब्ज़ी अलग है, चीज़ है। केवल अगर कहा जाए कि रोटी खाइए तो आपको रोटी खाना अनकम्फर्टेबल लगेगा। केवल आपको बोल दिया जाए कि बस सब्ज़ी खानी है आपको, उसके साथ और कुछ नहीं खाना है, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। बस घी दे दिया जाए आपको कि घी से ही आपको पेट भरना है, तो वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए मतलब हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट के फूड सब्सटेंस पे डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं? इसलिए डिपेंड होते हैं कि अलग-अलग फूड सब्सटेंसेस में या फूड पार्टिकल में हम कह लें कि जो भी हमारा फूड सब्सटेंस होता है, उन सभी में अलग-अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर आपने न्यूट्रिएंट्स वर्ड यूज़ किया है, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो देखिए जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं, तो हर एक फूड में कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अभी आप इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ जैसे फूड हम लोग के हैं वो किससे मिलते हैं, वो एनिमल से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। और कुछ फूड जो होते हैं, जैसे आप लोग अगर नॉन वेजिटेरियन की बात करेंगे तो वो लोग क्या है, नॉन वेजिटेरियन में जैसे आप चिकन है, मटन है, तमाम चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एनिमल से आपको फूड मिल रहा है और कुछ ऐसे भी फूड हैं जो प्लांट हैं, जैसे कि साग है, फिर और भी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सभी क्या हैं, वो सभी हमारे लिए प्लांट के थ्रू हैं जो फूड है हमारे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें लिखा हुआ है कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि पोषक कहते हैं। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं और इसे ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कि फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का होना जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लाभकारी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या-क्या हो सकते हैं भाई? तो हमारे फूड में मेनली जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है और मिनरल्स हैं। इसके इस बारे में हम लोग को आगे फर्दर डिटेल्स में थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। और हमारे फूड में इसके अलावा रफेज होता है, जिसे हिंदी में रुक्षांश कहते हैं और वाटर भी है, वाटर को हम कंज़्यूम करते हैं। तो क्यों किसको कंज़्यूम करने का या किसको इनटेक करने के बाद क्या हमारी बॉडी में कौन-कौन से क्या कह सकते हैं कि कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, इन सभी का आपको आगे डिटेल में स्टडी करना होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन-सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के जो टेस्टिंग है कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, इन सभी के बारे में इसमें एक-एक करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है।
किस फूड में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अच्छा, एक चीज़ और कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के एक तरीके से कह सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उतनी ही क्वांटिटी में अगर आप फैट ले लेंगे तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी देगा रादर देन कार्बोहाइड्रेट के। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो कार्बो फैट है बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप इनटेक कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। सपोज के तौर पे जैसे ऑयली फूड जितने हैं या घी लगाए हुए, हमने बोल दिया आपको कि घी लगी हुई चपातियाँ आपको केवल खानी है और लगभग लगभग 10 या 20 खा लेनी है। तो फिर उसके बाद से तो मतलब अब जिनका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग है बहुत, वो तो इसको भी पचा सकते हैं। लेकिन अगर केवल घी खाने के लिए कह दिया जाए जो कि फैट है टोटली, तो फिर आप उस घी को कंज्यूम अगर कर लेते हैं तो फिर आप निश्चित ही आपको बीमार पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि हम फैट की कम क्वांटिटी को ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा हम बॉडी को हमारी बॉडी इनटेक करती है या लेते हैं हम लोग। लिखा है कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और स्टार्च के रूप में होते हैं। मंड का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्च, और शर्करा का मतलब है ग्लूकोज। देखिए, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में जब फूड प्रिपेयर होता है तो फूड प्रिपेयर होने के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है तो उसको स्टार्च के फॉर्म में रूट्स में क्या होता है, स्टोर कर लेता है प्लांट। कि इन केस कभी क्या होगा कि आप कभी कहीं चले जाते हैं और अपने फूल को मतलब प्लांट को पानी देना होता है डेली, तो जब नहीं मिलता है तो फौरन वो प्लांट नहीं मुरझाता है, धीरे धीरे करके मुरझाता है। यानी वो अपना रिजर्व फूड बना के रखता है जो आपकी एब्सेंसी में यानी कि अनुपस्थिति में वो क्या करता है, वहाँ से फूड लेता रहता है। लेकिन जब वो भी फूड खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे प्लांट मुरझाना शुरू हो जाता है। इसमें अलग-अलग दिया हुआ है कि आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए जल से आधी भरी परत नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला देंगे तो हम क्या बना सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बना सकते हैं। अब डाइल्यूट और वर्ड बोला हमने, तो दो तरीके के सॉल्यूशन जनरल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब समझ लीजिए आप कि तेजाब की तरह। जैसे हम लोग घरों में एसिड आता है तो तेजाब बिल्कुल क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, पतला होता है और अगर फ्लोर पे गिरे तो वो फैलने लगता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गोंद की, तो गोंद अगर हमारे फ्लोर पे गिरता है तो गोंद क्या होगा, गोंद फैलेगा नहीं, वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी उसके पार्टिकल बहुत पास पास कह सकते हैं कि हैं। और ये समझ लीजिए कि आप वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और एक डाइल्यूट होता है। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा एक्टिव जनरली अगर देखा जाए तो डाइल्यूट होगा। कॉपर सल्फेट के विलयन बनाने के लिए यानी कि CuSO4 का जो विलयन होगा उसमें 100 ml वाटर में अगर 2 ग्राम हम कॉपर सल्फेट CuSO4 को मिला दें तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद से 100 मिलीमीटर जल में अगर 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोल दें तो हम क्या कर सकते हैं, कास्टिक सोडा का विलयन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, स्टार्च के लिए लिखा हुआ है कि स्टार्च के लिए कैसे परीक्षण करेंगे, यानी कि हमको टेस्ट करना है कि हमारे फूड में स्टार्च है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो लिखा हुआ है कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ यानी कि जो भोजन है हमारा, जिस भोजन का टेस्टिंग करना है या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए और इसमें क्या करना है, आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालना है। अगर खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन में नीला या काला रंग आपको प्राप्त होता है तो इससे आपको पता, इसको सेटिस्फाई होना है कि फिर ये क्या है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी तरीके से प्रोटीन परीक्षण के लिए आप देख लीजिए कि प्रोटीन परीक्षण के लिए जिस फूड में आपको प्रोटीन का टेस्टिंग करना है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका पेस्ट बना लेना है या पाउडर बना लेना है और उसके बाद से उसकी थोड़ी सी मात्रा को मसल कर उस जो है परखनली में डालकर और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हिलाने से वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब ड्रॉपर की सहायता से उसमें CuSO4 का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन 10 ड्रॉप्स यानी कि इसमें डालना है और उसके बाद से कुछ देर के लिए आपको ऐसे ही परखने को रख देना है। अब उसके बाद क्या होगा, जब उसमें बैंगनी रंग आ जाए तो आपको समझ जाना है कि फिर वहाँ पर क्या है, प्रोटीन उसमें उपस्थित है उस फूड में। इसी तरीके से अगर फैट की टेस्टिंग करें हम तो फैट के लिए हमें पता चलेगा कि जब खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा में हम क्या करेंगे,
उसको बारीक पीस लेंगे। देखिए इसमें लिखा होगा कि कागज़ में लपेट के उसको ऐसे करना है कि कागज़ फटे नहीं। और अगर आपको दिखाई देता है कि उस पे तेल के धब्बे, जैसे आप समझ लीजिए ना कि बटर आपके घर में आता है, बटर को अगर आप पेपर में उसको रैप कर देंगे, लपेट देंगे, तो फिर उस पे क्या होगा, उस पे तेल के धब्बे आने शुरू हो जाएँगे। तो इसमें लिखा है कि अब इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो फिर लिखा है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में पदार्थों को धीरे धीरे रगड़ना है। कुछ समय के लिए कागज को हम सुखा देंगे, ताकि अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल होगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सूख जाए, और ताकि कागज पे कोई धब्बा ना रहे। इससे पता ये चलता है कि हमारा जो फूड पार्टिकल है उसमें क्या है, उसमें वसा उपस्थित नहीं है। किससे, अगर कागज पे कोई धब्बा नहीं आता है, और पहले मान लीजिए कि आपने कोई फूड सब्सटेंस कोई रखा, कागज में रैप किया, और उस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई धब्बा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर आपने जब उसको धूप में रखा और वो धब्बा सूख गया और उस पे कोई और स्पॉट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में समझ जाना है कि यहाँ पे कोई फैट उपस्थित नहीं है, यानी कि वसा उपस्थित उस खाद्य पदार्थ में उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार से अलग-अलग टेस्टिंग के थ्रू हमने देखा कि फैट फूड, जो अगर फूड में हमारे फैट होगा तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की कैसे करेंगे, और प्रोटीन की कैसे करेंगे। आप लोगों को ये पता होगा कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है, टूट-फूट और वियर टियर का जो केस होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में जो सेल टूटता है उसकी रिपेयरिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रोटीन होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं वो लोग प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, ताकि उनकी मसल्स वगैरह अच्छी स्ट्रांग हो। जो भी अगर टूट फूट होती है बॉडी में तो नए सेल रिपेयर हों और अच्छे से रिपेयर हों। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेन फूड होता है, एक तरीके से कहिए कि ब्रेन फूड होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्ब्स को नहीं मारना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा लेना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे तरीके से वर्क कर सके। और आपने और फैट के बारे में पढ़ा है, तो फैट है, तो फैट हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड के फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में रहता है। आगे हम लोगों ने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया, और विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, और इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा कि विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अनेक पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं, और इनकी हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इनको कि क्यों आवश्यकता होती है। देखिए विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। सबसे पहली चीज ये समझना होगा कि ये जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये किसका क्या वर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम याद करेंगे तो ये चीज़ें हमें समझने में आसान होगी। देखिए कार्बोहाइड्रेट से भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, फैट से भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन इसमें एक्चुअली जो मेन चीज़ है, अभी हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अभी हमने बताया ना कि अगर जितनी क्वांटिटी में आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, अगर उतनी ही क्वांटिटी में आप फैट को कंज्यूम करते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, लेकिन उसका हमारे बॉडी पे क्या होता है, खराब इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अब विटामिन है, विटामिन हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन क्या करता है, रोगों से हमारी विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों यानी कि हड्डियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की थोड़ी थोड़ी, अब देखिए अभी हमने पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फैट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, ये जो तीनों हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विटामिन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अल्प मात्रा में भी काम चल जाता है। विटामिन ए हमारी स्किन को, आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को से लड़ने में हमारी मदद करता है।
विटामिन डी जो है हमारे बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए और कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। एक चीज़ आपने देखा होगा जैसे कि अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में प्रॉपर है और विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो वो कैल्शियम वर्क नहीं कर पाएगा, है ना? कि कैल्शियम को यूज़ करने के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी होना चाहिए। अब आगे देखेंगे इसमें अलग-अलग सोर्सेस दिया है कि कौन-कौन से सोर्सेस से कौन-कौन से विटामिन या मिनरल्स हमको हमारी बॉडी को मिलते हैं। ठीक है? लिखा है कि हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता यानी कि मिनरल्स की भी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, यानी कि थोड़ा-सा मिनरल्स भी रहेंगे तो भी काम चल जाएगा और हर एक खनिज लवण आवश्यक है हमारे गुड हेल्थ के लिए। तो इसमें लिखा है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं और आपने इसको जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये आंसर निकल के भी आता है। अगर हम देखें चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, भोजन है। यानी कि अगर किसी को अगर इंस्टेंट एनर्जी की बात करें हम और एनर्जी की बात करें और इंसान अगर चावल खाए तो चावल में हमको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार अगर देखें कि हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशियो मतलब कि फाइबर की बात हो रहा है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रफेज की बात हो रहा है। रफेज हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं कि ये हमें हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, यानी कि जो प्लांट ग्रुप के जो भी हैं जितने प्लांट हैं और जो हमारे वो फूड फूड आइटम्स हैं तो उनसे होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न है, दाल है, आलू है, ताजे फल और सब्जियां हैं और शांत हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। यही है कि ये न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता है लेकिन ये हमारे भोजन को का आवश्यक अवयव क्यों है आवश्यक अवयव? इसलिए है कि यह इस क्या करता है कि बिना पचे भोजन को ये हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इस प्रकार हम लोग इसमें अगर आगे देखेंगे तो तमाम चीज़ें लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से और क्या-क्या कर सकते हैं। संतुलित आहार क्या है? हमने एक ओवरव्यू दिया है ना? आपको एक डाइट के बारे में दिया हुआ है। संतुलित आहार का मतलब आपको डाइट के बारे में दिया है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कुछ हो जाती हैं और जिसे अभावजन्य रोग हिंदी में कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो आप थोड़ा-सा पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें जो कि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें वो है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में लिखा है कि क्षीणता होती है, दृष्टिहीनता होती है, यानी आँखों से दिखाई कम देने लगता है और इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ये हैं कि कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, रात में कम दिखाई देगा, कभी-कभी पूरी तरीके से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी1 के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और इससे मांसपेशियाँ जो हैं वो कमज़ोर होती हैं और काम करने में की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। अगर इन सब से ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। अगर अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती हैं तो आपको विटामिन डी की कमी है, यानी कि रिकेट्स रोग आपको हो गया है। कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ और दाँत जो होते हैं दाँतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, दाँत गिरना शुरू हो जाते हैं। आयोडीन घेंघा गॉइटर रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से और गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है, यानी कि उनका मेंटल हेल्थ जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और आयरन की कमी से अरक्तता होती है और कमज़ोरी होती है, हमेशा सुस्ती रहेगी। ये तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए लिखा है प्रमुख शब्द है इसमें संतुलित आहार के बारे में यूज किया गया है। बेरी यूज के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो अगर आपको जैसे हर एक लेसन से आपको तैयार करना है ना, आपको संतुलित आहार क्या है, बेरी क्या है, किसकी कमी से होता है, क्या-क्या कौन-कौन से फूड लेने से बेरी रोग नहीं होगा या उसके हो जाने के बाद कौन से फूड लेंगे तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस-किस फूड में होता है, एनर्जी क्या है, फैट क्या है, मिनरल क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, रफेज क्या है, स्कर्वी क्या है, मंड क्या है और विटामिन क्या है। तो इन सभी को जब आप पढ़ेंगे तो फिर ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर होंगे और
आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हम ऐसे ही सीरीज लेके आ रहे हैं और सारे लेसन को लगभग लगभग हम कवर करा देंगे आप लोगों को। बस आप लोग ऐसे ही, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।